नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतराल भाग 1। उसके अंतर्गत हम अध्याय 2 का अध्ययन करना शुरू करेंगे आज। और हमारे आज के जो लेखक हैं वो है मकबूल फ़िदा हुसैन। बच्चों, मकबूल फ़िदा हुसैन के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये एक बहुत बड़े चित्रकार थे और बच्चों इन्होंने चित्रकारी के क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त की। तो इन्हीं के द्वारा लिखी हुई, इन्हीं की ज़बानी मकबूल फ़िदा हुसैन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपना जो चित्रकारी का कार्य था वो शुरू किया और किस तरह इनका बचपन और जवानी व्यतीत हुई। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी, इस अध्याय का नाम है हुसैन की कहानी इनकी अपनी ज़बानी है, जो मकबूल फ़िदा हुसैन ने स्वयं ने लिखी है। साथ ही सर्वप्रथम हम लेखक परिचय यानी मकबूल फ़िदा हुसैन का परिचय पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम पाठ परिचय जानेंगे और पाठ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो बच्चों, मकबूल फ़िदा हुसैन बहुत बड़े चित्रकार थे, ख्याति प्राप्त चित्रकार थे। हूबहू जैसा जिसको देखते थे वैसा का वैसा कागज़ पर ब्रश और कलर के माध्यम से उसको अपने जो उनके पेपर हुआ करते थे, कागज़ हुआ करते थे, उन पर उकेर दिया करते थे। इनका जो जन्म है वो शोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था। आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ थे। जो मकबूल फ़िदा हुसैन जी थे वो आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ थे। यानी भारत में जो चित्रकला है वो राजा महाराजाओं के टाइम से, मुगलों के समय से चली आ रही है, लेकिन मकबूल फ़िदा हुसैन थे जो आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ थे। सिनेमा होर्डिंग के पेंटर के रूप में काम शुरू किया और खुद कई फिल्मों के निर्माण से भी जुड़े रहे। इन्होंने जो अपना पेंटिंग या चित्रकारी का जो काम शुरू किया वो सिनेमा होर्डिंग के पेंटर के रूप में। आपने देखा है ना, पिक्चरों के बड़े बड़े होर्डिंग बनते हैं जिनमें अभिनेता अभिनेत्री के चित्र बने हुए होते हैं या कोई सीन, मतलब कोई दृश्य का चित्र बना हुआ था, उसके रूप में इन्होंने पेंटर के रूप में उसमें काम शुरू किया और फिर खुद कई फिल्मों के निर्माण से भी जुड़े। बच्चों, ये बहुत ही चर्चा में रहने वाले व्यक्ति थे। हमेशा चर्चा और विवादों में बने रहने वाले हुसैन ने ललित कला अकादमी की प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार पाया। हुसैन जी थे जो सदैव चर्चा और विवादों में बने रहते थे। यानी इस तरीके के आधुनिक भारतीय चित्रकला के चित्र ये बनाते थे जिसे ये सदैव चर्चा में या कुछ इस तरीके की बयानबाजी करते थे कि विवादों में सदैव बने रहते थे। इन्होंने ललित कला अकादमी की प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। उन्हें सन 1966 में पद्मश्री से और सन 1973 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। ये हमारे भारत के बड़े ही सम्मानीय पुरस्कार हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण, जो उन्हें सन 1966 में पद्मश्री और सन 1973 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया या अलंकृत किया गया। और सन 1967 में थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर नामक वृत्त चित्र उन्होंने बनाया जो कि बर्लिन में पुरस्कृत हुआ। सन 1967 में उन्होंने क्या किया, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक एक वृत्त चित्र बनाया। वृत्त चित्र जानते हो बच्चों, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइप होती है जो कि बर्लिन में पुरस्कृत हुआ। कहाँ? बर्लिन कहाँ है? जर्मनी की राजधानी है। वहाँ पर इनको पुरस्कार मिला उसके लिए। चर्चित चित्रकार हुसैन ने कई श्रृंखलाओं में चित्र बनाए। हुसैन ने युवा कलाकारों के लिए कला का एक नया और विशाल बाजार खड़ा किया। जो नए चित्रकार आ रहे हैं, नए कलाकार आ रहे हैं, उनके लिए एक उन्होंने नया बाजार खड़ा किया। यानी उन्होंने नई नई विधाएं चित्रकला की नए युवाओं के लिए तैयार की। देखो बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ेंगे हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। यानी मकबूल फ़िदा हुसैन ने अपने बारे में जो लिखा है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। यानी उनके जीवन की जो सच्चाई है वो उन्होंने स्वयं यहाँ अपने कलम के रूप में, कलम से इन्होंने पन्नों पर जो उकेरी है उसको हम यहाँ देखेंगे। बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल जानते हो बच्चों? वह स्कूल जहाँ बच्चे रहते हैं, जिसको अपन छात्रावास भी कहते हैं। छात्रावास जहाँ पर बच्चे बच्चियाँ रहते हैं और वहीं रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहीं मतलब उनका कुल मिला के उनकी जीवनचर्या वहीं चलती है। मकबूल अब लड़का नहीं रहा क्योंकि उसके दादा चल बसे। लड़के के अब्बा ने सोचा क्यों न उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाए।
वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है, सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर, और वही भूरी अचकन ओढ़े जैसे दादा की बगल में सिमट कर सोया है। देखो बच्चों, मकबूल फ़िदा हुसैन है, इनकी जो ये लिखी हुई बातें हैं, उन बातों से पता चलता है कि ये अपने दादा से बहुत स्नेह करते थे। दादा यानी उनके पिताजी के पिताजी उनसे बहुत स्नेह करते थे, और उनके देहांत के बाद भी ये उन्हीं के बिस्तर पे सोया करते थे, और ये समझ करके कि मेरे दादा मेरे साथ सोए हुए हैं। बच्चों, अपने दादा दादी से छोटे बच्चों को बहुत प्रेम होता है, तो जब इनके दादा चल बसी, यानी मकबूल अब लड़का नहीं रहा, लड़का यानी छोटा बच्चा नहीं रहा, उसके दादा चल बचे यानी उनके दादाजी का देहांत हो गया, ये अपने दादाजी के साथ रहा करते थे। तो लड़के के अब्बा यानी मकबूल के पिताजी ने सोचा क्यों ना उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा दिया जाए। भाई ये कब तक अपने दादाजी की याद में इस तरह बिस्तर पर सोता रहेगा, कब तक अपने दादाजी का ही सब कुछ मतलब सोचता रहेगा। जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में जब मकबूल सोचा करते थे, तो उनके पिताजी यानी उनके अब्बा ने सोचा कि इसे बड़ौदा के किसी बोर्डिंग स्कूल मतलब छात्रावास युक्त विद्यालय, उसमें इसका दाखिला यानी प्रवेश करा दिया जाए, ताकि ये जो घर की चार दीवारी से बाहर निकलेगा और दादाजी की यादों से भी ये बाहर निकलेगा। वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता था, जिस कमरे में वो पहले दादाजी के साथ रहता था। दादाजी का देहांत हो गया, लेकिन मकबूल अब भी अपने दादा के कमरे में रहता था, और सोता भी तो दादा के बिस्तर पर ही, यानी पहले भी दादा के बिस्तर पे सोता था, और दादाजी के देहांत के बाद भी वो दादाजी के बिस्तर पे सोता था। वही भूरी अचकन यानी लंबा बंद गले का जो कोट होता है उसे अचकन कहते हैं, उसको पहन करके, जो उसके दादाजी पहना करते थे या वो अपने दादाजी के साथ में पहना करता था, ओढ़े जैसे दादा की बगल में सिमट कर सोया हुआ हो। बगल का मतलब पास में, मतलब इस तरह प्रतीत होता था। वो भूरी अचकन पहने हुए अपने दादा के बिस्तर पर सोया रहता था, ऐसा लगता मानो वो अपने दादा के पास में सोया हुआ है, यानी वो अपनी दादा की यादों से बाहर नहीं आ पा रहा था। घर में किसी से बातचीत बस गुमसुम। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले किया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ, वहाँ लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, रोज़ा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। जब उसके अब्बा ने देखा, किसके मकबूल के अब्बा ने देखा कि भाई ये तो अपनी दादाजी की यादों से बाहर ही नहीं आ रहा है, और अब ये बच्चा भी नहीं रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसने देखा कि किसी से बातचीत भी नहीं करते हैं घर में जो मकबूल थे, और चुपचाप रहा करते थे। गुमसुम का मतलब होता है चुपचाप रहना। तो उनके अब्बा ने यानी उनके पिताजी ने फ़ौरन यानी तुरंत, फ़ौरन का मतलब होता है तुरंत, मकबूल को उसके चाचा के हवाले कर दिया, यानी उसके चाचा को सौंप दिया। उसके चाचा को बुलाया और चाचा को सौंप करके हुक्म दिया मतलब आदेश दिया। क्या दिया? आदेश दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ। बड़ौदा कहाँ है बच्चों? बड़ौदा गुजरात में है, और ये महाराष्ट्र के सोलापुर में रहा करते थे। वहाँ लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा, यानी छात्रावास, जो बड़ौदा का छात्रावास स्कूल था, वहाँ इसका दिल लग जाएगा, मतलब इसका मन लग जाएगा, और बच्चों के साथ रहेगा तो, और पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पढ़ाई तो करेगा ही करेगा, साथ ही मजहबी का मतलब होता है जो मतलब उनकी जो धार्मिक, मजहबी का मतलब धार्मिक, धर्म से संबंधित तालीम का अर्थ होता है बच्चों शिक्षा। रोजा का अर्थ होता है मुसलमानों द्वारा रमजान के पवित्र महीने में रखे जाने वाला व्रत। जो रोज़ा रखते हैं मुसलमान लोग, रमजान का एक महीना आता है, उसमें पूरे महीने वो लोग व्रत रखते हैं। तो रोज़ा, नमाज का मतलब है मुसलमानों के द्वारा अल्लाह की प्रार्थना करना। अपन जैसे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, उसी तरह नमाज पढ़ी जाती है मुसलमानों के द्वारा। ये उनका एक धार्मिक प्रक्रिया है। सबक का अर्थ होता है पाठ या उपदेश, किसी चीज़ का सबक सिखाना, पाठ सिखाना या उपदेश देना। पाकीज़गी का अर्थ होता है पवित्रता। बच्चों, आपको ये छोटे छोटे से शब्दार्थ हैं, इनको ध्यान में रखने होंगे। तो उनके अब्बा ने क्या किया? मकबूल के अब्बा ने उनके चाचा को बुलाया मकबूल को, और मकबूल को चाचा के हवाले कर दिया, और क्या आदेश दिया कि इसको बड़ौदा के एक स्कूल में छोड़ाओ, वहाँ इसका दिल लग जाएगा, यानी उन लड़कों के साथ ये पढ़ लेगा, और पढ़ाई के साथ साथ मजहबी यानी धार्मिक शिक्षा, और रोज़ा और नमाज, अच्छे आचरण के 40 पाठ, जो 40 उपदेश होते हैं कुरान में वो, और पवित्रता के 12 तरीके सीख जाएगा। यानी अब मकबूल को घर से भेज करके कहाँ भेज दिया? बड़ौदा के छात्रावास में। महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा गुजरात में है, और वहाँ कौन से राजा थे उन दोनों? महाराजा सियाजीराव गायकवाड़। बच्चों, ये मराठी राजा थे। कौन थे? मराठा राजा थे। इनका साफ सुथरा शहर था बड़ौदा। राजा तो मराठा, प्रजा गुजराती। राजा कौन से थे? सियाजीराव मराठा राजा थे, और प्रजा कौन सी थी? प्रजा गुजराती थी, क्योंकि बड़ौदा गुजरात में है।
शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति, शानदार घोड़े पर सवार, दौलते बरतानिया के मेडल लटकाए, सीना थाने दारुल तुलबा। दारुल तुलबा बच्चों ये छात्रावास का नाम है, दारुल तुलबा छात्रावास। मदरसा हुसामिया सिंह बाई माता रोड गैडी गेट, ये इसका एड्रेस है, ये जो है इसका पता है छात्रावास का। तो जैसे ही वो अपने चाचा के साथ कहाँ गए, बड़ौदा गए मकबूल, तो वहाँ उन्होंने देखा मकबूल जो बड़ौदा है वो महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का एक साफ सुथरा शहर था। राजा मराठा, राजा कौन से थे, मराठा राजा थे, प्रजा गुजराती थी। और जैसे ही शहर में दाखिल हुए तो वहाँ पर हिज हाइनेस का मतलब महाराजा धीराज, यानी जो गायकवाड़ महाराजा धीराज थे उनकी मूर्ति लगी हुई थी 5 धातुओं से बनी हुई। 5 धातुएं होती है सोना, पीतल, तांबा, चांदी और लोहा जो मिलाकर के बनती है। 5 धातुओं से बनी हुई एक मूर्ति थी जो शानदार घोड़े पर सवार थी। दौलते बरतानिया का मतलब होता है बच्चों ब्रिटेन की संपत्ति की, यानी ब्रिटेन की संपत्ति के जो मतलब राजा अच्छे काम किया करते थे उनको अंग्रेज लोग मेडल दिया करते थे। तो दौलते का मतलब है उनकी जो दौलत, उनका जो धन है। बरतानिया का मतलब है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की संपत्ति के मेडल का मतलब है वीरता या श्रेष्ठता पर दिए जाने वाले प्रतीक चिन्ह। जो उनकी महाराजा धीराज की जो घोड़े पे मूर्ति लग रही थी शहर में घुसते ही हिज हाइनेस की, वो किसकी थी, पंच धातु की बनी हुई थी। और उसने ब्रिटेन की यानी अंग्रेज सरकार के दिए हुए मेडल यानी प्रतीक चिन्ह गले में उनके लटके हुए थे। सीना ताने वो मूर्ति कैसी थी, सीना ताने दारुल तुलबा छात्रावास, यानी छात्रावास का नाम क्या था, दारुल तुलबा। ये एक छात्रावास था वहाँ। मदरसा का मतलब स्कूल, यानी जो मुस्लिम धर्म के स्कूल होते हैं उन्हें मदरसा कहते हैं। हुसामिया सिंह बाई माता रोड, यानी ये जगह का नाम है जहाँ पर ये छात्रावास था। गैडी गेट, तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल, यानी इस गैडी गेट तालाब के किनारे सुलेमानी यानी कि मुसलमानी जो धार्मिक एक प्रक्रिया होती है उसे सुलेमानी कहते हैं। जमात का अर्थ होता है कक्षा, जमात का अर्थ होता है कक्षा का। एक बोर्डिंग स्कूल यानी छात्रावास का स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ रहते भी हैं। गुजरात की मशहूर अर्के तिहाल की ख्याति वाले जीएम हकीम अब्बास तैयब जी की देखरेख में जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी, इसलिए छात्रों के मुंडे शुरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पायजामा। देखो बच्चों, ये मकबूल फिदा हुसैन ने अपने कलम से लिखा है। उन्होंने लिखा कि जब मैं वहाँ पहुँचा छात्रावास पे, तो छात्रावास कहाँ था, तालाब के किनारे एक सुलेमानी जमात यानी कक्षा का एक बोर्डिंग स्कूल था। और गुजरात की मशहूर अर्के तिहाल मतलब एक यूनानी दवा का नाम है बच्चों। सारे जो शब्द आए हैं अरबी, फारसी और यूनानी शब्द आए हैं। तो उन्होंने क्या बताया है कि गुजरात की बहुत मशहूर एक दवा होती है, यूनानी हकीम होते हैं ना जो दवाएं बनाते हैं, तो गुजरात की एक मशहूर यूनानी दवा थी अर्के तिहाल। उसकी ख्याति वाले मतलब किसने बनाई थी, इन्होंने बनाई थी जीएम हकीम अब्बास तैयब जी। जो यूनानी जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हकीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हकीम कहा जाता है। तो मकबूल फिदा हुसैन कह रहे हैं कि गुजरात की मशहूर अर्के तिहाल की ख्याति वाले जीएम हकीम अब्बास तैयब जी की देखरेख में जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी का मतलब क्या होता है, विचारों को मानने वाले, यानी गांधी जी के विचारों को मानने वाले। इसलिए छात्रों के मुंडे सिर पर मतलब जिन सिर पर बाल नहीं है, कटे हुए बालों वाला सिर, उस पर और बदन पर, उस पर क्या थी, गांधी टोपी थी और बदन पर खादी का कुर्ता और पायजामा। बदन का मतलब शरीर। यानी मकबूल यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं छात्रावास में पहुँचा तो वो छात्रावास किनकी देखरेख में चल रहा था कि ये थे हकीम अब्बास तैयब जी, जिनकी मशहूर दवा यूनानी दवा अर्के तिहाल थी जो बहुत ख्याति प्राप्त थी। उनकी देखरेख में ये चल रहा था छात्रावास। और वो छात्रावास के जो हकीम अब्बास तैयब जी थे ये क्या थे बच्चों, ये नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के विचारों को मानने वाले थे। इसलिए वहाँ के सारे बच्चों के सिर मुंडे हुए थे और उन मुंडे हुए सिर पर क्या हुआ था, गांधी टोपी थी और बदन पर खादी और कुर्ते पहने हुए थे। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद। केशवलाल गुजराती जबान के क्लास टीचर। स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल पठान। गुलजमा खान बैंड मास्टर। बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीबी नरगिस का सालन गोश्त। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है। अब मकबूल आगे लिख रहे हैं, मतलब उन्होंने बताया कि पिछली जो किसकी देखरेख में चल रहा था ये छात्रावास, हकीम अब्बास तैयब जी की देखरेख में चल रहा था। अब यहाँ टीचर कौन कौन से थे उनके बारे में बता रहे हैं कि मौलवी अकबर जो धार्मिक विद्वान थे, यानी कि मुस्लिम धर्म के विद्वान जो उनको वहाँ कुरान पढ़ाते थे। कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद, उस्ताद का अर्थ होता है गुरु।
क्या होता है, गुरु या अध्यापक। यानी जो मौलवी अकबर थे वो धार्मिक विद्वान थे, कुरान और उर्दू के, और साथ ही कुरान और उर्दू साहित्य के वो गुरु भी थे, यानी कुरान और उर्दू पढ़ाते थे। केशवलाल गुजराती, बड़ौदा गुजरात में, तो वहाँ केशवलाल गुजराती नाम के एक अध्यापक और थे जो जबान के क्लास टीचर, जबान का अर्थ होता है भाषा के, यानी हिंदी भाषा जो हमारी चलती है उस हिंदी भाषा के क्लास टीचर थे। स्काउट मास्टर कौन थे, मेजर अब्दुल्ला पठान। कौन थे, मेजर अब्दुल्ला पठान स्काउट मास्टर थे। गुलजमा खान बैंड मास्टर थे। बावर्ची, बावर्ची कौन होता है, जो रसोइया या भोजन बनाने वाला होता है, बावर्ची यानी भोजन बनाने वाला। गुलाम की रोटियां और बीबी नरगिस का सालन गोश्त, सालन का मतलब होता है शोरबादार, गोश्त का अर्थ होता है मांस। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में, अहाते में मैंने इसी बॉडी के आंगन में या खुले आंगन में, अहाते का मतलब होता है वहाँ छोड़ा गया, जहाँ पर अकबर थे जो कुरान और उर्दू के लेक्चरर थे। केशवलाल ये क्या थे, भाषा के लेक्चरर टीचर थे इनके। साथ ही स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला, कौन थे, स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान थे। गुलजमा खान बैंड मास्टर थे। साथ ही रसोइया था वो गुलाम की रोटियां, गुलाम उसका नाम होगा। और बीबी नरगिस का सालन गोश्त, यानी सालन मतलब शोरबादार, जो पतला, मतलब जिसको अपन रसेदार कहते हैं, रसेदार गोश्त। मकबूल को इसी बोर्डिंग के खुले अहाते में, यानी वहाँ जो उसका आंगन था उसमें वहाँ छोड़ा गया। अब यहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है। मकबूल बड़ौदा से अपने घर से आ गए और यहाँ उसकी दोस्ती अब 6 लड़कों से होती है जो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। करीब का मतलब निकट हो जाते हैं, बच्चे हैं आपस में मिलते जुलते हैं, आप लोग भी दोस्त बनाते हो, इसलिए वो 6 बच्चे थे जो आपस में एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ हो गए। 2 साल की नज़दीकी दूर से ही दिखाई देती है। हालांकि मकबूल 2 साल ही उन दोस्तों के साथ कहाँ रहे, छात्रावास में रहे, लेकिन 2 साल की जो करीबी निकटता है वो दूर से ही दिखाई देती है, यानी आज तक वो निकटता उनकी बनी हुई थी। तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई, यानी कि दूर दूर हो गए, सारे दोस्त अलग अलग दिशाओं में चले गए, अलग अलग अपना अपना काम करने लगे, लेकिन ताउम्र, तमाम उम्र यानी पूरी उम्र, संपूर्ण उम्र, उनकी दिल की दूरी कभी भी दूर नहीं हो पाई थी। हालांकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बटे, यानी सारे दोस्त अलग अलग दिशाओं में चले गए। 6 हीले और बहाने हुए। 6 हीले, हीले का मतलब होता है बहाने या टालम टोल, मतलब जब पढ़ लिए बच्चे बड़े हो गए तो अपने अपने बहानों से, काम के बहानों से अलग अलग हो गए। एक डभोई का अतर व्यापारी बना तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज़। डभोई, डभोई से मतलब है यहाँ दुबई से या सऊदी अरब का कोई एक देश है, उससे यहाँ डभोई का मतलब है। एक डभोई का अतर, अतर का मतलब होता है इत्र, सुगंध या इत्र बेचने वाला व्यापारी। एक डभोई का अतर यानी इत्र का व्यापारी, जो सुगंध इत्र बेचते हैं ना बच्चों, ये परफ्यूम वगैरह अब चलने लगे, पुराने समय में इत्र चला करते थे जो छोटी छोटी शीशियों में आया करते थे, और वो जो शुद्ध फूल होते हैं उनका इत्र हुआ करता था। तो एक डभोई का अतर का व्यापारी बना। दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज़, उन दिनों सियाजी नाम का एक रेडियो चलता था, उसमें वो कुछ बोलते होंगे, तो दूसरा उनका मित्र था जो सियाजी रेडियो की आवाज़ बना। एक बना कराची का नागरिक। अब क्या हुआ, इनमें से एक कराची का नागरिक बन गया तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंच गया, यानी कि दूसरा मोती को तलाशते हुए कुवैत में पहुंच गया। एक पहुंचा बम्बई और अपना कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी, अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बना। देखो, एक तो अतर का व्यापारी बन गया, एक सियाजी रेडियो की आवाज़ बन गया, एक कराची में चला गया रहने, कराची का नागरिक बन गया, एक मोती की तलाश में कहाँ चला गया, कुवैत पहुंच गया। एक उनमें से उनका एक दोस्त बम्बई पहुंचा और उसने अपनी कोट पतलून, यानी बच्चे जो पहनते थे कोट और पतलून यानी पैंट और पीली धारी की टाई को उतार कर फेंक दिया। अबा कबा, अबा कबा का मतलब लंबा अंगरखा, लंबा चोगा या लिबास। जो मुसलमान जो होते हैं, जो मस्जिद में रहते हैं, मौलवी जी जो मौलवी होते हैं वो लंबे लंबे चोगे धारण करते हैं, तो इस तरीके की अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बन गया। मेंबर यानी सदस्य बन गया। एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है। और उनमें से एक ने क्या किया, सब अलग अलग चले गए, उनमें से एक ने क्या किया, उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले। रकाब मतलब घोड़े पर बैठने वाले व्यक्ति के पैर में रखने का स्थान होता है। जब घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं तो नीचे पैर डालने के लिए गोल गोल सा चमड़े का कुछ बना हुआ होता है। तो एक उनका दोस्त क्या हुआ था, घोड़े पर बैठकर पैर रकाब में डाले कलाकार बन गया, यानी अभिनय की दुनिया में चला गया। और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में वो क्या कर रहा था, चक्कर मार रहा था, यानी कि वो अभिनय की दुनिया में घूम रहा था। आगे देखो, यह 5 दोस्त, अब वो अपने उन 5 दोस्तों को नाम के साथ में बता रहे हैं, उनका जो शारीरिक वर्णन है वो कर रहे हैं, उनका जो मानसिक वर्णन है उसके बारे में बता रहे हैं। देखो,
ये 5 दोस्त मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली, डबोई के अतार, छोटा कद और ठहरी हुई नजरें। जो मोहम्मद इब्राहिम थे गौहर अली, वो डबोई में इतर के व्यापारी थे, उनका छोटा कद था और ठहरी हुई नजरें थी। अंबर और मुश्क के अतर में डूबे, गुणों के भंडार। अंबर और मुश्क क्या है बच्चों? ये इत्र की किस्में हैं। इत्र मैंने आपको बताया उसकी किस्में हैं, उसमें डूबे हुए और गुणों के भंडार। कौन? मोहम्मद इब्राहिम गौहर। ये इनके पहले दोस्त हैं। अब दूसरे दोस्त के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद, हमेशा हंसता चेहरा, गाने और खाने के शौकीन, भरा लेकिन कसा फैलवानी जिस्म। शौकीन मतलब रुचि लेने वाले, यानी दूसरा जो इनका मित्र था वो डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद था, जो हमेशा हंसता गाता रहता था और खाने और गाने के बहुत शौकीन थे। शौकीन का मतलब है रुचि लेने वाले थे, खाने में भी और गाने में भी। साथ ही भरा हुआ इनका कसा और पहलवानी जिस्म। जिस्म का मतलब होता है शरीर। क्या होता है? शरीर। तीसरा इनका मित्र है हामिद कंबर हुसैन, शौक, कुश्ती और दंड बैठक, खुश मिजाज, गप्पी, बात में बात मिलाने वाले उस्ताद। तीसरे दोस्त के बारे में बता रहे हैं कि हामिद कंबर हुसैन, जिनका क्या शौक है? उनका शौक है कुश्ती करना, दंड बैठक लगाना और खुश मिजाज। खुश मिजाज मतलब प्रश्नचित स्वभाव वाले हैं। गप्पी, गप्पी का मतलब बातूनी है, बहुत अधिक मात्रा में बातें करने वाले हैं और बात में बात मिलाने में उस्ताद है, यानी बहुत ही गुरु है बात में से बात निकालने में। चौथा दोस्त अब्बास जी अहमद, गठा जिस्म, खुला रंग, कुछ कुछ जापानी, खींची सी आंखें, स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश। अब चौथे दोस्त के बारे में बता रहे हैं, जिनका नाम है अब्बास जी अहमद। गठा हुआ जिस्म यानी उनका शुगर शरीर था, खुला हुआ रंग था, कुछ कुछ जापानी जैसी खींची खींची सी लंबी लंबी पतली पतली आंखें थी, स्वभाव से बिजनेसमैन थे और हंसने का अंदाज दिलकश। दिलकश यानी मन को लुभाने वाला या दिल को अच्छा लगने वाला या आकर्षक लगने वाला। यहाँ मकबूल फिदा अपने दोस्तों के स्वभाव, उनके जिस्म के बारे में, उनकी जो सुगठित उनका पहलवानी जो बदन था उसके बारे में बता रहे हैं। पांचवा अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी हो, मदरसे का सालाना जलसा। मुगलवाड़े की मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी ट्राईपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हैं। अब इनका पांचवा दोस्त था अब्बास अली। क्या नाम था? अब्बास अली। अब्बास अली फिदा, बहुत ही नरम लहजा। लहजे का मतलब होता है बहुत ही नरम तरीका था, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। चेहरे पर उनका ऊंचा माथा था, उनकी जो शरीर की बनावट है वो बता रहे हैं। वक्त के सदैव पाबंद थे, वक्त के पाबंद यानी निश्चित समय पर काम करने वाले। खामोश, खामोश का मतलब शांत, चुपचाप रहने वाले। बच्चों ये अरबी फारसी के शब्द हैं। तबीयत, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी हो, यानी हमेशा किताब हाथ में रखे, यानी सदैव पढ़ने वाले थे। मदरसे का सालाना जलसा। अब ये आगे की बात बताइए, अपनी पांचों दोस्तों की इन्होंने बारे में बता दिया। अब बता रहे हैं मदरसे यानी कि जो मुस्लिम स्कूल होते हैं उसका सालाना जलसा था, वार्षिक उत्सव या वार्षिक समारोह था। मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर आए थे। कौन आए थे? मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी ट्राइपॉड पर रखे। उन दिनों बच्चों आज की तरह के कैमरे नहीं होते थे, अलग तरीके के कैमरे होते थे, जिसे कह रहे हैं लुकमानी ट्राइपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा डाल करके फिर उसमें से घुस करके ऐसे फोटो खींचा करते थे, रख कर काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हैं। जो ये फोटोग्राफर थे वो क्या कर रहे थे? कैमरे के ऊपर काला कपड़ा ढक करके, और जो मदरसे का स्कूल चल रहा था, मदरसे के स्कूल मतलब मदरसे का जो वो चल रहा था वार्षिक उत्सव, उसकी फ़ोटो खींच रहे थे। तो इस फोटो खींचने में क्या हुआ वो देखो। सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा था, यानी मदरसे का जो सालाना जलसा था उसमें केवल खास मेहमान यानी विशिष्ट अतिथियों का और क्या खींचा जा रहा था? ग्रुप फोटोग्राफ। ग्रुप फोटोग्राफ होता है बच्चों समूह में जो फोटो खींचते हैं ना अपन, जब अपना कोई स्कूल का वार्षिक उत्सव होता है या कुछ होता है तो इस तरीके का फोटोग्राफ खींचा जा रहा था। दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल, जिन्होंने ये किताब लिखी है, मकबूल फिदा हुसैन, मौके की तलाश में है। मौके का मतलब अवसर की तलाश में है। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, रेडी का अर्थ मतलब तैयार हो जाओ, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया। यानी मकबूल की शैतानी देखो, जैसे ही विशिष्ट लोगों का, अतिथियों का फोटो खींचा जा रहा था और वो फोटोग्राफर था वो काले कपड़े में जैसे ही घुसा और घुसते ही उसने कहा रेडी, तो मकबूल जो कि दूर खड़ा था और फटाफट से जाकर के उस ग्रुप के एक कोने में खड़ा हो गया। इस तरह उस्तादों की बिना इजाज़त उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाई। यानी मकबूल अपने बारे में बता रहे हैं, मैंने अपने गुरुओं की बिना इजाज़त यानी बिना अनुमति के इस तरह भाग भाग करके बीच बीच में घुस घुस करके और कई बार तस्वीरें खिंचवाई।
मकबूल ने खेल कूद में हिस्सा लिया। मकबूल फिदा हुसैन क्या थे, बहुत बड़े चित्रकार थे, लेकिन इन्होंने फिर भी बच्चों, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो माता पिता को भी नहीं पता होता है कि हमारे बच्चे की क्या रुचि है, और बच्चा स्वयं भी बहुत समय बाद तय कर पाता है। हालांकि बच्चा करने लगता है उन सब चीज़ों को जिस चीज़ में उसकी रुचि होती है, लेकिन मकबूल की रुचि चित्रकारी में थी, इसके बावजूद भी उसने खेल कूद में हिस्सा लिया। हमारे कई बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स कहते हैं नहीं, इनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहे तो इनको हम खेल कूद में डालेंगे। बच्चा खेल कूद करता है, लेकिन वो इतना नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। हर बच्चे की अपनी एक कला होती है, अपनी एक प्रतिभा होती है। उसी तरह मकबूल ने भी खेल कूद में हिस्सा लिया। हाई जंप में तो पहला इनाम लिया, लेकिन दौड़ में फिसड्डी मतलब सबसे पीछे रहने वाला। जब ड्राइंग मास्टर यानी जो चित्रकला के टीचर थे, मोहम्मद अतर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर उसकी नकल करो, तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी। 10 में से 10 नंबर। अब देखो बच्चों, बच्चे की प्रतिभा, बच्चे की रुचि, बच्चे का जो हुनर है वो सामने निकल के आता है। मकबूल क्या थे? मकबूल को खेल कूद में भेजा गया, मकबूल को पढ़ाई के लिए भेजा गया, मकबूल को बहुत सारे काम करने के लिए भेजा गया, लेकिन मकबूल ने खेल कूद में भी हिस्सा लिया। हाई जंप में प्रथम भी आए, लेकिन दौड़ में सबसे पीछे रह गए। लेकिन जब ड्राइंग के मास्टर यानी चित्रकला के टीचर ने जब क्या किया, ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बड़ी चिड़िया बनाई और बच्चों से कहा कि अपनी अपनी नोटबुक या अपनी अपनी जो ड्राइंग बुक है उसमें ये बनाओ, तो अपनी अपनी स्लेट पर उसकी नकल करो, तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू यानी वैसी की वैसी, ऐसा लग रहा है जैसी कि उस्ताद ने जो चिड़िया ब्लैक बोर्ड पर बनाई वो उतर करके मकबूल की स्लेट पर आ गई हो, और 10 में से 10 नंबर मिले। 2 अक्टूबर स्कूल गांधी जी की सालगिरह मना रहा है। सालगिरह का मतलब होता है वर्षगांठ, जन्मदिन। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका था। बच्चों, जब हम गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं तो गांधी जी का एक पिक्चर बनाते हैं, तो जैसे ही क्लास शुरू हुई उससे पहले ही मकबूल ने गांधी जी का पोर्ट्रेट यानी हाथ की बनी हुई तस्वीर, अपने हाथ से गांधी जी की एक तस्वीर ब्लैक बोर्ड पर बना दी। अब्बास तैयब जी देखकर बहुत खुश हुए और मदरसे के जलसे पर, जलसा मतलब समारोह पर या उत्सव पर, मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म यानी ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण याद कराया, बाकायदा अभिनय के साथ। मतलब जब उन्होंने उनके टीचर अब्बास तैयब जी ने देखा कि उन्होंने तो बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनाया गांधी जी का, तो जो उनके दूसरे गुरु थे यानी उस्ताद थे मौलवी अकबर, उन्होंने इस खुशी में मकबूल को क्या किया, इल्म यानी ज्ञान पर, इल्म का मतलब भी ज्ञान होता है, यानी गांधी जी के ऊपर 10 मिनट का भाषण याद कराया। बाकायदा, बाकायदा का मतलब होता है नियम के अनुसार, बाकायदा अभिनय के अनुसार मकबूल ने स्टेज पर भाषण दिया। मकबूल जिसने हुनर में कमाल हासिल किया। मकबूल, हुनर का मतलब होता है कला। कौन सी कला? चित्रकला, मूर्ति कला या कौन सी कला? मकबूल जिसने हुनर में यानी कला में कमाल हासिल किया। कमाल हासिल किया मतलब दक्षता या निपुणता प्राप्त की, वह सारी दुनिया का चहीता मतलब सारी दुनिया उसको क्या कर रही थी, पसंद कर रही थी, पसंदीदा या जिसे लोग चाहे। जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता। किसे मालूम ये कस्बे कमाल हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा। देखो, कहाँ तो मकबूल फिदा हुसैन अपनी दादा की यादों से बंधे हुए थे, कहाँ उनके पिताजी ने उनको दादा की यादों से बाहर निकाला और छात्रावास में डाला, वहाँ जहाँ उनकी 4-5 दोस्तों से उनकी दोस्ती हुई, मित्रता हुई, और किस प्रकार उन्होंने अपने हुनर को आगे बढ़ाया, किस प्रकार क्लास में उन्होंने चित्रकला का अपना हुनर प्रदर्शित किया। तो कौन जानता था कि मकबूल फिदा हुसैन इतने बड़े चित्रकार बनेंगे, यानी इतना बड़ा कमाल करेंगे। मकबूल जिसने हुनर में यानी कला में कमाल हासिल किया यानी दक्षता, यानी अपनी कला में, चित्रकला में उन्होंने दक्षता हासिल की, वे सारी दुनिया के चहेते हो गए, पसंदीदा चित्रकार हो गए। जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता। यानी लेखक यहाँ ये कहना चाहता है, क्या जिसके पास कोई कला नहीं होती क्या वो किसी का दिल नहीं जीत सकता? ऐसा नहीं है, पर किसे मालूम ये कस्बे कमाल, हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा। यानी कौन जानता है मकबूल फिदा हुसैन कमाल का जो कमाल है, यानी कमाल यानी जो चमत्कार है, वो सारी दुनिया में इस तरह फैल जाएगा। तो बच्चों, ये मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा लिखा हुआ उनका अपना जीवन वृत्तांत है, जिसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इसकी जो आगे का भाग है उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और इसमें जो आए कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को जानने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।